फाइन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं राफेल डील को लेकर आई कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। दोस्तों, इस समय भारत का जो प्लान है राफेल को लेकर के वह ज्यादा एम्बिशियस होता जा रहा है। पहले एक तरफ जहां हम लोग 114 राफेल और उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ही बात कर रहे थे, वहीं भारत ने अब अपने जो रुख हैं वह इस झील को लेकर बदल दिए हैं। साथ ही साथ अब यह भी जानेंगे कि कैसे हमारा एरो इंजन ही मरीन इंजन की जो भूमिका है वो निभाने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, भारत तकरीबन 114 राफेल फाइटर जेट की बात कर रहा है फ्रांस के साथ। न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि ऑलरेडी इस डील को डिफेंस इक्वेशन काउंसिल की जो क्लियरेंस है यह मिल चुकी है। इनमें से भारत ने कहा कि तकरीबन जो 90 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है इन्हें फ्रांस को भारत में ही बनाना होगा। बाकी जो जेट है ये फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे। अब नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में नंबर 90 बताए जा रहे हैं तो कुछ में 96। तो अगर हम 96 जेट यानी 96 जेट का नंबर ले भी चलें तो भारत ने कहा कि जो 96 जेट है इनका निर्माण भारत में ही किया जाए, जो कि नागपुर के प्लांट पे होने वाला है। और बाकी के जो 18 एयरक्राफ्ट है यह फ्रांस से सीधा फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे। और यह पहली बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से बाहर बनाए जाएंगे या असेंबल किए जाएंगे। अब नागपुर प्लांट ही क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, नागपुर में डसाल्ट रिलायंस एयरस्पेस लिमिटेड है जो पहले से ही पार्ट्स बनाता है और यह फाइनल असेंबली हब बन सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत में हाईटेक जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा मिलेगा, भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री मजबूत होगी और भविष्य में यहां से एक्सपोर्ट का जो वेरिएंट है राफेल के यह भी बन सकते हैं। यानी फ्रांस भारत की नीड को तो केटर कर ही सकता है, लेकिन भविष्य में जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी गैप कर सकता है और यह उनके प्लान्स का एक अहम हिस्सा है। वसा के वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिसंबर 2025 तक राफेल का जो बैकलॉग है उसमें तकरीबन 220 जेट हैं, 175 एक्सपोर्ट के लिए और 45 फ्रांस की वायुसेना के लिए। और 2025 में सिर्फ 26 जेट ही डिलीवर हुए हैं। अगर भारत 114 राफेल जेट का ऑन ऑर्डर करता है तो बैकलॉग 330 को भी पार कर जाएगा और इससे उत्पादन क्षमता पर दबाव बनेगा। और इसीलिए फ्रांस ने भी अपना जो प्लान है उसको चेंज किया है। रसाल्ट एविएशन का प्लान यह है कि एक लाइन फ्रांस में होगी तो दूसरी जो प्रोडक्शन लाइन है यह भारत में नागपुर में संभावित है कि इस्टेब्लिश करी जाएगी और 2031 के बाद दोनों मिलकर के लगभग 50 से ज्यादा जेट प्रतिवर्ष की दर तक बना सकते हैं। और अगर मांग बढ़ी तो यह नंबर 60 जेट प्रतिवर्ष की दर तक भी जा सकती है। यानी भारत की वजह से राफेल का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है यह बढ़ने वाला है। इससे भारत को भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। भारतीय वायुसेना को जल्दी नए फाइटर जेट मिलेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, सप्लाई चेन में भारत की एंट्री होगी। भविष्य में मेड इन इंडिया राफेल जो एक्सपोर्ट है यह भविष्य में हो सकते हैं। यहां पर भारत को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बनाया जा सकता है फ्रांस की तरफ से। यानी स्पष्ट है कि फ्रांस यहां पर अपने कदम मजबूत कर रहा है। लेकिन अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सब चीजें फ्रांस की शर्तों के अनुरूप नहीं चलेंगी। कुछ चीजें हैं जिनमें फ्रांस को भारत की बात भी माननी पड़ेगी। भारत ने राफेल डील में कुछ प्रमुख शर्तें भी रख दी हैं। पहली शर्त यह है, जो कि मैंने कहा कि 114 में से 90 से ज्यादा जेट जो है भारत में बनाए जाएंगे। भारत सिर्फ असेंबली नहीं करेगा बल्कि यहां पर भारतीय कंपनियों की जो असली भागीदारी है फ्रांस को यह सुनिश्चित करनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा भारत की तरफ से कि भारत चाहता है कि इन राफेल विमानों में अपने रेडार, एएनएक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मिसाइल जैसे कि अस्त्र हो गया, ब्रह्मोस का डेरिवेटिव हो गया, भारत इनको आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। इसकी स्वतंत्रता भी फ्रांस को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। मतलब भारत पूरी तरीके से भविष्य में फ्रांस पर निर्भर ना रहे, भविष्य में खुद अपग्रेड कर सके। यह जो भारत को स्वतंत्रता है फ्रांस को देनी ही पड़ेगी इस डील के अंतर्गत। अब फ्रांस क्या देने को तैयार है उस पे भी बात कर लेते हैं।
यूं तो फ्रांस पहले काफी अड़ियल रुख दिखा रहा था, लेकिन अब उस पे भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली है और वह लोकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को लेकर सहमत दिख रहा है। लेकिन संवेदनशील टेक्नोलॉजी जैसे कि सोर्स कोड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गया, इनको पूरी तरीके से इनके सोर्स कोड को देने में वो अभी भी हिचकिचा रहा है और यही हमारा नेगोशिएशन पॉइंट है और इसी को लेकर हम फ्रांस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और असली पेज यही पर फंसा हुआ है। हालांकि भारत के डिफेंस एकेशन काउंसिल ने राजनीतिक मंजूरी तो दे दी है डील को, लेकिन अभी कीमत को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लेकर, ऑफसेट यानी भारतीय इंडस्ट्री में निवेश को लेकर, संगीत डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के स्तर को लेकर फ्रांस और भारत के बीच में जो बातचीत है यह चल रही है और इन्हीं बातों पर यह तय होगा कि डील जो है वह कब फाइनलाइज होनी है। कुछ रिपोर्ट कह रही थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान होगा। यह तो लगभग इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि आपको पता है भारत में अगर यह प्रक्रिया इतनी जल्दी बीत जाए तो फिर बात ही क्या है। तो यहां पर यह चीजें हैं राफेल डील में जो चल रही है और अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच में बनाए जा रहे आने वाले भविष्य में एक 120 क्विंटन के इंजन के बारे में, और यह इंजन हमारे लिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे बन गया है इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, एक बात तो तय है कि भारत और फ्रांस की कंपनी जो है मिलकर के एक 100 ट्रस्ट वाला जो हाई पावर जेट इंजन है इसको विकसित कर रही है, जो मुख्य रूप से भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम यानी एमक में यूज किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर बनता देख सकें, विदेशी इंजनों पर हमारी जो निर्भरता है उसको हम कम कर सकें और हाई एंड जो फाइटर जेट है उनके लिए हम घरेलू जो इंजन है वह तैयार कर सकें। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में कुछ न्यूज आर्टिकल सामने आए हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत अब अपने इसी जेट इंजन के कोर को जो समुद्री जहाज के यानी कि मरीन गैस टरबाइन इंजन है उनमें बदल सकता है। यानी कि भारत अपना जो ये गैस जनरेटर है इसको मरीन गैस टरबाइन में बदल सकता है। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि इंजन हाई स्पीड जो गर्म गैस हैं उनको बाहर निकालकर थ्रस्ट पैदा करता है। वहीं अगर हम जहाजों की बात करें, खासकर नेवल वॉरशिप्स की बात करें, तो यही जो गैस टरबाइन है ये एक फ्री पावर टरबाइन से जुड़ती है और ये टरबाइन प्रोपेलर को घुमाने के लिए रोटेशनल पावर बनाती है, जिसको हम शेफ्ट पावर भी कहते हैं। तो यही सारा काम हमें एक 120 क्विंटन के इंजन के साथ होता दिखाई पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि यह मरीन जो वेरिएंट है इंजन का, ये कितनी पावर देगा? देखिए, एक अनुमान यह बता रहा है कि एक 120 क्विंटल इंजन का जो समुद्री संस्करण है वह तकरीबन 25 से लेकर 30 मेगावाट की जो पावर है वह जनरेट करेगा, यानी 33,500 से लेकर 400 शाफ्ट हॉर्स पावर की जो पावर है वो जनरेट करेगा। और यह पावर लेवल कुछ बड़े इंच के बराबर होगा, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया जा रहा LM 2500 या फिर रोल्स रॉयस के द्वारा बनाया जा रहा है जो MT-30 इंजन है, इनके समकक्ष इसकी पावर होगी। मतलब यह है कि यह मीडियम से लेकर जो बड़े डिस्ट्रॉयर हैं और फ्रिगेट्स हैं, यानी 6000 से लेकर 9000 टन तक के जो जहाज हैं उनके लिए पूरी तरीके से उपयुक्त रहेगा और इसी पर इस समय काम चल रहा है और भारतीय नौसेना को इसका फायदा भी मिलेगा। जैसे कि विदेशी गैस टरबाइन पर हमारी निर्भरता घटेगी, लॉजिस्टिक आसान होंगे, स्वदेशी सिस्टम के साथ बेहतर इंटीग्रेशन होगा, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और हमें मेंटेनेंस भी कम देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहां पर चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। यह प्रोग्राम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें मुख्य चुनौतियां ये हैं कि हमें जो समुद्र का नमकीन पानी है उस पर जो जंक की समस्या होती है वो देखनी पड़ेगी। हॉट सॉल्ट अटैक यानी टरबाइन ब्लेड को नुकसान जो होता है उससे बचाना होगा उसे। समुद्री ईंधन में जो हमें ज्यादा सल्फर देखने को मिलती है, जो कि कंबशन, उसके लिए कंबशन सिस्टम में हमें बदलाव जरूरी है, वो हमें करना पड़ेगा। और क्योंकि जो वॉरशिप्स होती है इन्हें ज्यादा हाई स्पीड नहीं बल्कि लो आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो यह चीजें भी हमें नोटिस करनी होंगी। इसीलिए मरीन वेरिएंट में हमें स्पेशल कोटिंग करनी पड़ सकती है।
मजबूत मल्टी स्टेज टर्बाइन देखने को औसक मिल सकते हैं, अलग डिजायर्ड एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, और यह सब चीजें इसकी प्राइमरी नीड का एक हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।